नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज आपको कश्मीर में रमजान के महीने में एक फैशन शो पर हुआ मजहबी गदर दिखाएंगे। गुलमर्ग में जब मॉडल्स ने किया रैंप वॉक तो मौलानाओं से लेकर सियासतदानों तक कैसे लगा सबको शौक। इस पर एक वीडियो कुंजी हमने तैयार की है। फिर इंदौर के उन उपद्रवियों की बात करेंगे जिन्होंने टीम इंडिया की जीत के जश्न पर पत्थरों वाले ओवरथ्रो किए। जुलूस निकाल रहे लोगों पर हमला किया गया, गाड़ियां जलाई गईं। सवाल है कि जब दुबई में जीता भारत तो किसकी भावनाएं हुई आहत। फिर हिंदू मुस्लिम वाले उस रंग की बात जो एक बार फिर होली के नाम पर उड़ा है। ये जुमा और होली वाले क्लेश का पार्ट 2 है, जिसके निर्माता है बीजेपी के एक विधायक, नाम है हरिभूषण ठाकुर, जिनका कहना है कि मुसलमानों को होली के दिन घरों में ही रहना चाहिए। आज सत्ता में औरंगजेब की कब्र वाला क्लेश भी है। महाराष्ट्र के सीएम ने औरंगजेब के नाम पर कांग्रेस पर कौन सा नया कटाक्ष किया, और अब औरंगजेब वर्सेस छत्रपति शिवाजी को लेकर 2 लाख वर्सेस 6,000 वाला नया विवाद क्या है, ये देखिएगा। बड़ी खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने भूपेश बघेल के घर समेत 14 जगहों पर रेड की है। दावा है कि कैश गिनने के लिए बाकायदा नोटों को गिनने की मशीन भी मंगवाई गई है। संसद में बजट सत्र के दूसरे पार्ट की शुरुआत भी हंगामे के साथ ही हुई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया और चर्चा की मांग की। तो नई शिक्षा नीति और उसमें 3 भाषा पढ़ाने को लेकर डीएमके के सांसदों ने भी हंगामा किया। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर से भगोड़े ललित मोदी को एक बड़ा झटका लगा है। उसकी वनुआतू की नागरिकता रद्द हो गई है। वनुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नपाट ने नागरिकता आयोग को ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दे दिया है। सत्ता की शुरुआत आज हम उस शुभ समाचार से करने जा रहे हैं जिसके खुशनुमा एहसास में देश के करोड़ों लोग इस वक्त भी हैं। वो इसमें डूबे हुए हैं और ये एहसास है कि चैंपियन होना क्या होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी भावनाएं भारत के जीतने से आहत हो जाती हैं। न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली रोहित शर्मा की टीम तो आप सबने देख ली, पर आज हम आपको उस नफरती टीम से मिलवाएंगे जिसे शायद टीम इंडिया की ये जीत रास नहीं आई। इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी पर आज हमने सभी न्यूज मित्रों के लिए एक सुपरफास्ट कुंजी तैयार की है, जिसे हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहली वीडियो कुंजी उन लोगों पर आधारित है जिन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर में टीम इंडिया की जीत के जश्न पर नफरत के ओवरथ्रो फेंके और पत्थरबाजी की। दूसरी कुंजी में आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ से मिलवाएंगे, जिनकी तबीयत भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में देखकर बिगड़ गई, और इसके बाद दुबई में पाकिस्तान की बेइज्जती वाले फ्री हिट लगे। जबकि तीसरी कुंजी में हिटमैन रोहित शर्मा पर पुष्पा स्टाइल राजनीति देखिएगा जो भारत में हुई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको इंदौर के महू लेकर चलते हैं, जहां लोग इस वक्त ऐसा तनाव महसूस कर रहे हैं जितना उन्हें शायद फाइनल मैच के दौरान भी नहीं हुआ होगा। कल दुबई में टीम इंडिया की जीत के बाद भारत के शहरों में जो शानदार जश्न हुआ, उसकी कई तस्वीरें और वीडियो आपने देखे होंगे। लेकिन जिस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में लोग जश्न मना रहे थे, ठीक तभी इंदौर के महू में गाड़ियां जलाई जा रही थी, दुकानें तोड़ी जा रही थी, पत्थर फेंके जा रहे थे और पुलिस की टीम और उपद्रवियों की टीम के बीच ऐसा मैच चल रहा था जिसमें भरपूर बवाल है। इसीलिए आज ये पूछना जरूरी है कि जब टीम इंडिया चैंपियन बनी तो कुछ लोगों को आखिर टेंशन क्यों होने लगी। आखिर टीम इंडिया की जीत पर इंदौर के महू में ईंट पत्थर चलाने वाले ये लोग कौन हैं। जब फैंस भारत की जीत का जश्न मना रहे थे तो उन पर पत्थरों से हमला किसने किया। दुकानें जलाई, गाड़ियां तोड़ी, फैंस पर उपद्रवियों की भीड़ आखिर क्यों टूट पड़ी। और सवाल यह भी कि जब टीम इंडिया ने दुबई में कीर्तिमान बनाया तो ये जश्न किसे रास नहीं आया। वैसे इस खबर में तर्कों वाली चिंगारियां भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जश्न मना रहे लोगों पर पूरी साजिश के साथ हमला किया गया, तो दूसरे पक्ष का कहना यह है कि मस्जिद के सामने जानबूझकर आतिशबाजी की गई, नमाजियों पर सुतली बम फेंके गए। इसी के बाद इस बवाल की शुरुआत हुई। महू में भी जीत का जश्न देर रात मनाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया।
कुछ बाइक्स के दुकान के जलने के कुछ वीडियोस भी आए हैं और जो हम लोगों ने यहाँ पर घूम के देखा है वो सामने ऐसे दिखा भी है। कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। सारी चीज़ों पे हम लोग पड़ताल करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। यहाँ जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जुलूस निकला था इंडिया जीत का, उसका घेर के पथराव किया उन्होंने। मंदिर टारगेट बनाया, 3-4 गाड़ी में आग लगा दी, इधर भी गाड़ी में आग लगाई, कैमरा तोड़ दिया। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला। नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। सत्ता में अब दूसरी कुंजी खोलते हैं, जिसमें इस चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान पाकिस्तान और उसके क्रिकेट बोर्ड के बेशर्मी वाले फ्री हिट हैं, जो फाइनल मैच खत्म होने के बाद दुबई में लगाए गए हैं। पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का सम्मान तक नहीं कर सका। दरअसल जब कल दुबई में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल खेला गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा, जबकि मेजबान देश होने के नाते पीसीबी से किसी को होना चाहिए था। वैसे ये सब जानते हैं कि टीम इंडिया को फाइनल में देखकर पाकिस्तान की सत्ता और उसके अधिकारियों के दिमाग की नसें दर्द हो रही होंगी। फिर भी क्लोजिंग सेरेमनी में ना आने से उसकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं और खुद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स ही पीसीबी की क्लास लगा रहे हैं। इन्हीं में एक नाम है शुएब अख्तर का, जिनका कहना है कि वर्ल्ड स्टेज पर मेजबान पीसीबी को जरूर होना चाहिए था। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पीसीबी के चेयरमैन की तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए वो दुबई नहीं गए। वैसे इसमें सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि मेजबान देश होने के नाते किसी दूसरे देश में मैच होना और उसमें भी टीम इंडिया का फाइनल खेलना दिल पर बोझ तो होगा। वैसे टीम इंडिया की जीत दुबई में हुई, जश्न हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन पाकिस्तान में इस जीत की चर्चा कम नहीं हुई। आवाम ने शहबाज शरीफ, पीसीबी और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लानतें भेजी और ये कहा कि असली टीम तो टीम इंडिया ही है। वैसे मौके पर चौका मारने वाली कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कल बीजेपी ने इसे डाइव मार कर लपक लिया। जैसे ही रोहित शर्मा की टीम चैंपियन बनी, बीजेपी ने कांग्रेस पर कटाक्ष वाली गुगली फेंकी और पुष्पा स्टाइल राजनीति भी की, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाए थे, उन्हें मोटा बताया था। इसीलिए बीजेपी ने रोहित का पुष्पा अवतार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, अनफिट समझा क्या, सुपर हिट है मैं। इसी के साथ बीजेपी ने लिखा, रोहित शर्मा ने कांग्रेस को क्या करारा जवाब दिया है। वैसे कल टीम इंडिया की जीत के बाद कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के सुर भी बदले बदले दिखे। जिन रोहित शर्मा पर उन्होंने कुछ दिन पहले ही मोटा और बेअसर वाला ज्ञान दिया था, अचानक वो उस कप्तान को सलाम करने लगी। शमा मोहम्मद ने लिखा कि टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। कप्तान रोहित शर्मा को सलाम, जिन्होंने जीत के लिए 76 रन बनाकर मजबूत नींव रखी। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने महत्वपूर्ण पारियां खेलकर भारत को जीत की ओर अग्रसर किया। खैर, कल रोहित शर्मा ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से आलोचनाओं से भरी बॉलिंग पर फ्री हिट लगाए, बल्कि करोड़ों क्रिकेट फैंस को ये शुभ समाचार भी दे दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं और संन्यास वाले सारे अनुमान उन लूज बॉल्स की तरह हैं जिन्हें हिटमैन स्टेडियम के बाहर भेज देते हैं। ये वीडियो कश्मीर से आया है। ऐसी तस्वीरें आपने मुंबई में, दिल्ली में, भारत के दूसरे बड़े शहरों में पहले भी देखी होंगी, लेकिन कश्मीर में फैशन शो की ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आज से 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीली वादियों में एक फैशन शो का आयोजन हुआ।
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुंबई के किसी होटल में होता है। प्रमाण आपकी आंखों के सामने है। इस कार्यक्रम के जरिए आधुनिक कश्मीर, आगे बढ़ते और बदलते कश्मीर को पेश किया गया। वहाँ रैंप था, उस पर चलते तमाम मॉडल थे, लग्जरी ब्रांड, लेटेस्ट डिजाइन, बदलाव की हवा। ये सब आपको इस वीडियो के हर फ्रेम में देखने को मिलेगा। हो सकता है इस वीडियो को देखते हुए आप भी सोचें कि कश्मीर तो बिल्कुल बदल गया है, लेकिन ये फैशन शो पिछले कुछ घंटों से कश्मीर में मजहबी मुद्दा बन गया है, राजनीतिक एजेंडा बन गया है। कुछ नेताओं और मौलानाओं को इस फैशन शो में धार्मिक मूल्यों की बर्बादी दिख रही है। रमजान के महीने में इस कार्यक्रम के आयोजन पर अश्लीलता वाले सवाल उठ रहे हैं। 7 मार्च को कश्मीर के गुलमर्ग में जहां फैशन शो हुआ, वो जगह नियंत्रण रेखा के पास है, स्कीइंग के लिए मशहूर है। अब फैशन शो के बाद एक बड़ा वर्ग मजहबी तहजीब वाले सवाल उठा रहा है। यही नहीं, फैशन शो पर राजनीतिक गदर भी शुरू हो चुका है। ये मामला जम्मू कश्मीर विधानसभा तक पहुंच चुका है। इसकी वीडियो कुंजी भी आगे हम आपको दिखाएंगे। पहले ये जानिए कि एक फैशन शो पर कैसे ये फसाद शुरू हो गया है, उसे दोनों पक्षों की दलीलें क्या हैं, आइए वो समझते हैं। आयोजनकर्ताओं ने कश्मीर में इस उद्देश्य से फैशन शो कराया कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर का माहौल देश के दूसरे शहरों की तरह दिखेगा। वहीं मौलानाओं और कुछ नेताओं का तर्क है कि पर्यटन के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैशन शो का समर्थन करने वाले लोगों का तर्क है कि इसका किसी धर्म से मतलब नहीं है, ये ऐसा ही सामान्य आयोजन है जो दूसरे शहरों में होता है। जबकि कुछ मौलानाओं की दलील है कि रमजान के पवित्र महीने में अश्लील फैशन शो जानबूझकर किया गया। ये गलत है। फैशन शो के पक्ष में दलील देने वाले ये कह रहे हैं कि इसका आयोजन लग्जरी ब्रांड के प्रमोशन के लिए हुआ, जबकि इस आयोजन से तिलमिलाए कुछ मौलाना आयोजनकर्ताओं पर तुरंत एक्शन की मांग कर रहे हैं। फैशन शो का समर्थन करने वाले लोगों का तर्क है कि देश में कहीं भी फैशन शो की आज़ादी है, मुंबई हो या गुलमर्ग, रोजा रखने वाले हर स्थान पर हैं और दोनों ही जगह फैशन शो का धर्म से कोई वास्ता नहीं है। वहीं कुछ मौलानाओं और नेताओं का कहना यह है कि ये कश्मीर के नैतिक और धार्मिक मूल्यों की बर्बादी है। फैशन शो को लेकर हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक सबसे ज्यादा आग बबूला दिखे। उन्होंने मांग की कि इसमें शामिल लोगों को तुरंत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हालांकि बढ़ते बवाल के बाद अब फैशन शो के आयोजनकर्ताओं ने माफी मांग ली है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते थे, आगे से वो सावधानी बरतेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर बहस अब भी जारी है कि रमजान के दौरान दूसरे भारतीय शहरों की तरह गुलमर्ग में फैशन शो करना सही है या नहीं। क्या मुंबई के फैशन शो और गुलमर्ग के फैशन शो में कोई फर्क है, क्योंकि दोनों ही स्थान भारत में ही हैं। इन चीज़ों की इजाज़त न कभी थी न कभी हो सकती है, बल्कि जिन लोगों ने ये कोशिश की कि सरज़मीन कश्मीर को नापाक कर दिया जाए इन जैसी हरकतों से, वो लोग हमारे मुजरिम हैं और हम उनकी इस हरकत को कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। कश्मीर को कश्मीर ही रहने दिया जाए। इस्लाम की संस्कृति ही नहीं, भारत की संस्कृति इसके खिलाफ है और किसी भी हाल में ऐसे फैशन शो को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो गुलमर्ग फैशन शो को कुछ नेता और कुछ मौलानाओं ने अपने विशेष विचार का मंच बना दिया है। ऐसे लोगों को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी के विचार को ध्यान से सुनना चाहिए। साजिद रशीदी ने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, वहाँ भी देश का संविधान लागू है। ये देश संविधान से चलता है। हर आदमी को आज़ादी है कि वो कोई फिल्म देखे या फिर फैशन शो आयोजित करवाए। हमें आपको ये अधिकार नहीं है कि हम अपना धर्म किसी पर थोपें। कुछ लोग इसे रमज़ान और इस्लाम से जोड़ रहे हैं और मुसलमान इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिश बता रहे हैं। सवाल ये है कि फैशन शो और फिल्में, ये सब तो पहले से इस्लाम में प्रतिबंधित हैं। ये गैर रमज़ान में भी हैं और रमज़ान में भी ये प्रयास इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन ये कहना कि रमज़ान में ही और कश्मीर में ही इसका आयोजन गलत है, तो कश्मीर कोई पाकिस्तान नहीं है या फिर कश्मीर में कोई इस्लामिक शरीयत लागू नहीं है जिसकी बिना पर इस मुद्दे को बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। मौलानाओं के कठोर आपत्ति और मजहबी शालीनता से जुड़े हस्तक्षेप के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक क्लेश भी शुरू हो गया है। गुलमर्ग फैशन शो पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के नेताओं ने कई गंभीर सवाल उठाए। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच
तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता आमने सामने आ गए। पीडीपी के विधायकों ने फैशन शो को अश्लील बताया। उमर अब्दुल्ला सरकार पर कश्मीर के लोगों की भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए। फैशन शो के आयोजन की जांच की मांग भी की। हालांकि मौलानाओं और विपक्ष के कड़े तेवर के बाद जम्मू कश्मीर सरकार भी एक्शन मोड में है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है और 24 घंटों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। सिर्फ 120 सेकंड में देखिए फैशन शो पर कैसे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक क्लेश शुरू हो गया है। जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहाँ पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमज़ान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो मैंने देखा वहाँ पे, वो तो रमज़ान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। हाईली अनफॉर्चुनेट। टूरिज्म मिनिस्ट्री उमर साहब के अंडर है। जो एमएलए हैं गुलमर्ग के, वो भी एनसी जमात के हैं। तो उनको जब पता था ये इवेंट हो रहा है, तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। शराब, स्किम्पी क्लोथिंग, ये आपने देखा कितना वल्गर कपड़े पहने थे, एंड वो भी माह रमजान के महीने में ये प्रमोट करना। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, यू नीड टू बी मोर सेंसिबल एंड यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव। ये जो होटल जिसमें ये प्रोग्राम हुआ है, ये सीएम साहब के क्लोज रिलेटिव्स का है। इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं पर भी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितना दावे किया जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर में स्टेट को तोड़ने के बाद कुल हम ठीक हुआ, मगर अब भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हम सब के लिए। रमजान के महीने में, पाक मुकद्दस महीने में, यू आर ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बीइंग इनसेंसिटिव टू आवर फीलिंग्स एंड प्रमोट न्यूडिटी। ऐसा फैशन शो जो दिल्ली बॉम्बे में भी इजाज़त नहीं है, तो इससे क्या मैसेज हुकूमत देना चाहती है? वहाँ उनको परमिशन किसने दी है? दोज ऑफिसर्स शुड बी सैक्ड एंड टर्मिनेटेड। सत्ता में अब बात करते हैं सियासत में पिछले कई दिनों से ट्रेंडिंग मुगल शासक औरंगजेब की, जिस पर हेट बनाम ग्रेट वाली राजनीति लगातार चल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के ग्रेट औरंगजेब वाले बयान से शुरू हुई सियासी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने इस आग को और तेज कर दिया है, जिसकी आंच अब औरंगजेब की कब्र तक पहुंच रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमें और सभी को ऐसा लगता है कि औरंगजेब की कब्र को ढा देना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके लिए कानूनी अड़चनों का जिक्र किया। कहा कि कुछ काम कानून के दायरे में करने पड़ते हैं। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने औरंगजेब की कब्र को संरक्षित घोषित किया हुआ है। फडणवीस के इस बयान के बाद चर्चा है कि क्या अब औरंगजेब की कब्र पर भी बुलडोजर चलेगा। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। औरंगजेब की जिस कब्र को ढहाने की बात हो रही है, वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में है। सीएम फडणवीस से पहले बीजेपी के दूसरे कई नेता भी औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग कर चुके हैं। अब इस कब्र का कनेक्शन फडणवीस ने कांग्रेस से जोड़ा, तो इस पर राजनीतिक रिएक्शन भी शुरू हो गए। आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलेगा। कांग्रेस पे आरोप लगाना आप छोड़े, महाराष्ट्र की जो दुर्दशा आपने बनाई है उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। औरंगजेब की बात कर
एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। तो महाविकास आघाड़ी के जो भूमिका है वो कब्र को कायम रखने की है, महायुति की है। किसी ऐसे औरंगजेब जैसे व्यक्ति का उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए। वो इस देश का आक्रमणकारी था, दुष्ट बुद्धि का था। रावण के बाद औरंगजेब दुष्ट था। कि खबर को छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए, लेकिन वहाँ रखिए एक बोर्ड कि यहाँ जो जो महाराष्ट्र पे चल के आया उसे ऐसे ही दफनाया जाएगा। फिर वो औरंगजेब हो, सोलापुरकर हो, कोरटकर हो या जो भी इस महाराष्ट्र के विरोध में काम करे। जो लोग औरंगजेब का उदात्तीकरण करने वाले को अपने साथ में लेके राजनीति बना रहे, उनको पूछना चाहिए। हमारी मांग तो ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इस बारे में हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी और अजित दादा बैठ के निर्णय लेंगे। सरकारच्या बाबतीमध्ये सरकार शेवटी काय भूमिका घेते, सरकारचे प्रमुख योग्य वेळी निर्णय घेतील। फक्त मी त्या दिवशी बोललो, आजही बोललो, जेव्हा जेव्हा गड किल्ल्यांवरचं अतिक्रमण काढलेलं आहे तेव्हा तुम्हाला सांगून काढलेलं नाही। आमचे पोलीस खातं, आमचं सरकार योग्य वेळी तो निर्णय घेतील। औरंगजेब पर विवाद चल ही रहा था कि आरटीआई से मिली एक जानकारी ने इस आग को और भड़का दिया। आरटीआई की रिपोर्ट ये बताती है कि औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर हर साल 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं सिंधु दुर्ग किले में बने छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के लिए महाराष्ट्र सरकार सालाना सिर्फ 6,000 रुपए देती है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक औरंगजेब की कब्र के लिए ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने रकम जारी की। 3 साल में करीब 6.5 लाख रुपए दिए गए। वहीं छत्रपति शिवाजी के मंदिर के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ 500 रुपए महीने का ही अनुदान दिया। औरंगजेब की कब्र के रखरखाव का जिम्मा केंद्र की एजेंसी ASI के पास है, जबकि मंदिर का रखरखाव एक ट्रस्ट करता है। आरटीआई से मिली जानकारी के बाद औरंगजेब की कब्र की आर्थिक सहायता रोकने की मांग हो रही है। हालांकि इस जानकारी ने सरकार के लिए थोड़ी असहज स्थिति जरूर पैदा कर दी है। औरंगजेब की कब्र जो है, जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, सूचना के अधिकार के तहत जो मिली जानकारी है, इस कब्र की मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए केंद्रीय पुरातत्व विभाग से 2011-12 से लेके 2023 तक करीबन 6.5 लाख से अधिक रुपए खर्चा किया है। हमारी मांग ये है कि यहाँ पे औरंगजेब की कब्र का उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस के समय में कभी कभी कोई विभाग से कांग्रेस के समय ये अनुदान शुरू हुआ होगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार को ऐसे अनुदान के बारे में कोई फाइल पढ़ने में नहीं आती। सत्ता में अब बात होली की, जो मनाई तो 14 मार्च को जाएगी, लेकिन उससे पहले होली के नाम पर हिंदू मुस्लिम के कलेश वाला रंग खूब उड़ रहा है। इसकी शुरुआत पहले संबल सीओ अनुज चौधरी के एक बयान से हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जुमा 52 बार आता है साल में और होली एक ही बार आती है। इसीलिए अगर मुसलमानों को रंग से धर्म भ्रष्ट होने का डर है तो वो घरों पर रहे। और अब इसी कलेश को आगे बढ़ाने का काम किया है बिहार बीजेपी के विधायक ने, जिनका नाम है हरिभूषण ठाकुर। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर हरिभूषण ठाकुर ने होली पर ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से बिहार में होली के रंगों से ज्यादा सियासत का रंग गहरा हो गया है। दरअसल हरिभूषण ठाकुर के अनुसार जुमा 52 बार आता है साल में और होली एक ही बार आती है। इसीलिए देश के मुसलमान एक जुमे पर हिंदुओं के लिए बड़ा दिल दिखाएं और रंगों से परहेज है तो होली पर घरों से बाहर ना निकलें। अगर बड़ा दिल रखते हैं तभी मुसलमान अपने घर से बाहर आए और अगर रंग लग जाए तो हंगामा ना करें। हरिभूषण ठाकुर ने यह भी सवाल किया कि अगर रंग बेचते हैं तो फिर रंग से इतना डर क्यों है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये बीजेपी विधायक की हिदायत है या धमकी है। उमंग का पर्व है और रंग लग जाता है मुस्लिम। जुम्मा 52 बार आता है साल में और होली एक बार आती है। होली रंग त्योहार उत्सव उमंग का पर्व है और रंग लग जाता है मुस्लिम बंधुओं को तो बुरा मानते हैं। बड़ा करेजा हो
तो उस दिन निकले घर से बाहर। उन लोगों का पवित्र रमजान महीना भी चल रहा है, नहीं तो घर में ही अपने धार्मिक अनुष्ठान को कर लें। ये जो उनको रंग लग जाता है तो रंग को बुरा मानते हैं और हम लोग रंग को ही अच्छा मानते हैं। रंग का उत्सव है, अबीर गुलाल का उत्सव है। अगर लग जाएगा तो विवाद बढ़ेगा। और 51 दिन तो जुम्मा करते ही हैं, एक जुम्मा को हिंदू बंधुओं के लिए बड़ा कलेजा अगर दिखा देंगे तो इसमें क्या बीत जाएगा। तो मुसलमान रंग बेचते हैं, वही रंग तो आप लगाते हैं। रंग बेचते हैं लेकिन लगाते नहीं है, ये उनका डबल स्टैंडर्ड है। निश्चित रूप से अगर लगाते नहीं है तो नहीं बेचना चाहिए। अगर ईमान की बात हो, सत्यता की बात हो, धर्म का बात हो तो लगाते हैं, नहीं तो बेचना भी नहीं चाहिए। साहब ने जो कहा बहुत अच्छा कहा है कि मिलजुल करके मनाने वाला त्यौहार है। लेकिन अगर कोई कहता है कि इससे मेरा धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचती है होली मनाने से, रंग लगाने से, तो घर से ना निकले। सीधी बात है। कहीं हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग तो इन जिहादियों की तरह है नहीं। हरिभूषण ठाकुर का यह बयान सुनते ही आरजेडी और विपक्ष के बाकी नेताओं का रंग उड़ गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर सीएम नीतीश कुमार से सवाल कर लिया तो प्रशांत किशोर भी भड़क गए। और 51 दिन तो जुम्मा कर तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री। हर आदमी का कहने का अलग अलग तौर तरीका होता है। वो अपने हिसाब से भी कहें कि सीना चौड़ा करके मजबूत करके निकले, उनका कहना भी ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैं उसी चीज़ कह रहा हूँ कि जो भी जाते हैं नमाज मस्जिद में पढ़ें, जाएं, आराम जाएं। दोनों परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, दोनों समाज कहना चाहता हूँ, अपने को बच बचा के, क्योंकि उनका उसमें भी आस्था, उनका उसमें भी आस्था है। कोई आदमी जो बीजेपी वाले आरएसएस वाले हैं इसी तरह का बयान देकर खबरों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए ये किसी की बपौती नहीं है। ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका जो जिस तरह से काम करते आ रहे हैं उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाई जा सकती है। सब लोग को अपने अपने अधिकार का, सब लोग को अपने अपने त्यौहार का मनाने का हक है। वो हक हम लोग क्यों छीनेंगे किसी का। जो बीजेपी है, बीजेपी आरएसएस के लोग देश में पूर्व से ही नफरत फैलाते आए हैं और आज भी देश में नफरत फैलाना चाह रहे हैं। सत्ता में अब आज का रिमाइंडर, जिसमें TV9 की उस खबर को रिमाइंड कराएंगे जिसका ग्लोबल असर हुआ है। सत्ता में अब बात TV9 की खबर के ग्लोबल असर की। TV9 पर खबर दिखाए जाने का मतलब है उसके असर की गारंटी। ये एक बार फिर साबित हो गया। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी भगोड़े ललित मोदी की नागरिकता को लेकर हमने चौंकाने वाली एक जानकारी दी थी। 24 फरवरी को हमने बताया था कि ललित मोदी वनुआतू देश की नागरिकता करोड़ों रुपए में खरीद चुके हैं। अब उसी वनुआतू ने ललित मोदी की नागरिकता को रद्द कर दिया है। ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने का ऐलान खुद वनुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने किया। वनुआतू के पीएम ने यह भी कहा कि उन्हें ललित मोदी की नागरिकता की जानकारी मीडिया के जरिए ही मिली, यानी ठीक वही जानकारी जो हमने 15 दिन पहले ही दे दी थी। हमने अपने दर्शकों को ललित मोदी के नए पासपोर्ट की कॉपी भी दिखाई थी, जो उसे वनुआतू की नागरिकता के बाद जारी किया गया था। इसके बाद विदेश मंत्रालय तक में हलचल मच गई। आखिरकार विदेश मंत्रालय ने 7 मार्च को TV9 की खबर की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय ने यह माना कि ललित मोदी ने भारतीय नागरिकता सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया है। इसका साफ मतलब यह है कि ललित मोदी प्रत्यर्पण से बचने का पासपोर्ट प्लान तैयार कर चुके थे, लेकिन आज उसका यह प्लान फेल हो गया। वनुआतू के पीएम ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने ललित मोदी की नागरिकता को रद्द करने का फाइनल ऐलान कर दिया। जब TV9 ने ललित मोदी के वनुआतू की नागरिकता लेने की जानकारी दी थी तो जांच एजेंसियां भी एक्टिव हो गई थी, क्योंकि भारतीय जांच एजेंसियां ललित मोदी को भारत वापस लाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। इसी से बचने के लिए ललित मोदी ने गोल्डन पासपोर्ट वाला ये दांव चला था। दरअसल वनुआतू एक बहुत छोटा देश है जहां गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए में वहां स्थायी नागरिकता ले सकता है। वनुआतू की नागरिकता लेने की प्रक्रिया बहुत आसान है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जा सकती है। इसके लिए वनुआतू जाने की जरूरत तक नहीं पड़ती। इसी सुविधा का फायदा ललित मोदी ने भी उठाना चाहा था। वनुआतू की नागरिकता मिलने की प्रक्रिया करीब 1 महीने में ही पूरी हो जाती है और फिर वहां का पासपोर्ट मिल जाता है।
इस पर 190 देशों में फ्री वीजा एंट्री की सुविधा भी है। लेकिन TV9 की खबर ने वनुआतू में ललित मोदी की एंट्री के दरवाजे बंद कर दिए। आया विजय माल्या, ये भी बता रहे थे कि नीरव मोदी को बस घसीट के लेके आ रहे हैं हिंदुस्तान। आया? इन लोगों की बातों पे आप तो भरोसा करेंगे? ललित मोदी ने हमारे हाई कमीशन में एक एप्लीकेशन दायर किया है इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर करने के लिए। ये जो उनकी एप्लीकेशन आई है उसको जो विधिवत जो तरीका है, जो गाइडलाइंस है, हमारे कानून है, उसके हिसाब से जो रूल्स है उसके हिसाब से उसको आगे ले जाया जाएगा। हमको हमारे संज्ञान में ये भी है कि ललित मोदी ने वनुआतू की नागरिकता ले ली।